Good evening, everyone. Good evening. Am I audible to you? चलिए, आवाज आ रही है मेरी ना? बहुत बढ़िया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू एट इंजीनियर्स एकेडमी। मैं अक्षय सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में, जहां हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलोग्राफी। माय डियर फ्रेंड, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर तक देखा था कि यूनिट सेल किसे बोलते हैं माय डियर, और यूनिट सेल कैसे बनते हैं। यूनिट सेल को स्पेसिफाई करने के लिए लैटिस पैरामीटर्स होते हैं माय डियर, लैटिस पैरामीटर्स। और मैं देखा देयर आर बेसिकली 7 लैटिस, दे आर बेसिकली व्हाट योर 7 लैटिस आर देयर, सीटी और एचएमटी। मैंने आपको बताया था क्यूबिक, टेट्रागोनल, बोलो, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। इसमें आपका इंटर एक्सल लेंथ और इंटर एक्सल जो एंगल्स थे, क्लियर, उन्हें स्पेसिफाई करने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स भी दी थी कैसे उन्हें याद करना है एवरीवन। फिर हम आ गए थे मेरे प्यारे भाई बहनों क्यूबिक यूनिट सेल में। इस क्यूबिक यूनिट सेल को ड्यू टू देयर एटॉमिक अरेंजमेंट्स 3 भागों में बांट दिया था। द फर्स्ट वन इज बेसिकली व्हाट योर सिंपल क्यूबिक, इसे हम प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं माय डियर। सेकंड था आपका बीसीसी, और थर्ड वन इज बेसिकली व्हाट योर एफसीसी। हमने सिंपल क्यूबिक में देखा यहां पे A to R रिलेशन इज बेसिकली व्हाट, A is equal to R. What is coordination number is basically 6. अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करता हूं, क्लियर। एंड व्हाट इज माय डियर फ्रेंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो हमने देखा था कि आपका जो एक कॉर्नर एटम है, जो एक कॉर्नर एटम है, वो एक यूनिट सेल में अपना 1/8 हिस्सा दे रहा है माय डियर। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मैं कह सकता हूं कि देयर आर 8 कॉर्नर एटम आर देयर, तो व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, 1। हमने इसकी बात की थी। फिर मैं देखा एपीएफ की बात करें सिंपल क्यूबिक का, दिस बेसिकली व्हाट 0.52। हम आए थे बीसीसी में, तो जब हमने बीसीसी की बात की तो मैंने देखा यहां पे कॉर्नर वाले एटम के साथ साथ, कॉर्नर वाले एटम के साथ साथ मेरे प्यारे भाई बहनों उसके बीच में, उसके बीच में एक और एटम डाल दिया गया है, जिसकी वजह से जो 2 एटम थे कॉर्नर वाले वो क्लोजली पैक नहीं रहे हैं। अब हमें क्लोजली पैक देखना है तो कहीं ना कहीं हमें डायगोनल वाले एटम को स्टडी करना पड़ेगा। और जब हमने स्टडी किया तो हमने देखा व्हाट इज द A to R रिलेशन, A is equal to 4R/√3, क्लियर। एंड माय डियर फ्रेंड, हमने ये भी देखा व्हाट इज बेसिकली इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो हमने देखा 2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, क्लियर। नाउ फिर हमने देखा व्हाट इज एपीएफ, एपीएफ इज इक्वल टू 0.68। हमने जब आगे बढ़े हमने देखा बीसीसी के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, क्लियर हुआ। और बीसीसी के एग्जांपल्स के बाद हम आ गए थे एफसीसी में, कि एफसीसी के यूनिट सेल में क्या आपको एटम कैसे दिखाई देते हैं। हमने कहा यहां पे कॉर्नर वाले एटम के साथ साथ मेरे प्यारे भाई बहनों फेज के सेंटर में, फेज के सेंटर में आपको एक एक एटम दिखाई देंगे। क्या हमने यहां तक पढ़ा था, बोलो एवरीवन, एवरीवन जो भी यहां बैठे हैं सब बताएं, सुहास बताएं, क्या हमने यहां तक पढ़ा था, बोलो। और हम, हाँ बिल्कुल, गुड। तो हम अब बात करने वाले हैं कि व्हाट इज बेसिकली योर एफसीसी, और उसके अंदर देखने वाले हैं व्हाट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑल। चलिए बात करते हैं। अगर मैं एफसीसी की बात करूं, अगर मैं एफसीसी की बात करूं मेरे प्यारे, आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू नाउ। तो हमने ऐसा कुछ देखा कि सर मान लीजिए ये आपका यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करेंगे। अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो यहां से हम देखते हैं सर कि कॉर्नर में तो एक एटम है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर, बोलो। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके अलावा आपको इनके सेंटर में, सेंटर बोले तो फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में आपको एक एक एटम दिखाई देने वाले हैं, 1 2 3 4, ये 5, और बाहर जो आ रहा है वो क्या है आपका 6 है। आई होप ये आपको क्लियर है। एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कॉर्नर पे एक एक एटम। अगर मैं इनकी नंबरिंग की बात करूं 1 2
3 4 5 6 7, दिस इज 8। और माय डियर, जो आपको अपने रूम में 6 फेजेस दिखाई दे रही हैं, ऐसा मान लीजिए उन 6 फेजेस के सेंटर में आपके एक एक एटम है। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं आगे। ये हमने देखा एफसीसी कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। अब हम बात करते हैं व्हाट इज बेसिकली माय डियर फ्रेंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। क्या इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और क्या इनका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है? तो पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर का, ध्यान से देखिएगा माय डियर। अच्छा एक बार बताओ, क्या हमने एफसीसी का ए टू आर रिलेशन फाइंड कर लिया था पिछले लेक्चर में? बताएं मुझे एक बार, क्या हमने एफसीसी का ए टू आर रिलेशन फाइंड कर लिया था क्या? सुहास, क्या आया था? ए इज इक्वल टू 4r/√2, ये आया होगा ना? ए इज इक्वल टू 4r/√2। आई होप आपने ये चीज समझी होगी। हमने लास्ट क्लास में ये फाइंड कर लिया था ना एवरीवन? बिल्कुल बिल्कुल सही, ए इज इक्वल टू 4r/√2। नाउ अब हम बात करते हैं सर व्हाट इज बेसिकली व्हाट योर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी। नाउ अगर मैं इसके 3D स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये यूनिट सेल है। हमें अगर क्रिस्टल बनाना है माय डियर, हमें अगर क्रिस्टल बनाना है तो कहीं ना कहीं इसका 3D रिपीटेशन करना पड़ेगा। नाउ ध्यान दें, ये हो गया। हम इसकी बात करने वाले हैं 3D रिपीटेशन का। लाइक दिस। नाउ यहां पे एटम की बात करेंगे 2 3 4 5 6 7 8, और मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ ऐसे लाइक दिस। वेट, नाउ इट इज क्लियर, इट इज नाउ क्लियर टू एवरीवन। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 इज देयर। जस्ट मैंने पास में ऐसा की ऐसा एक यूनिट सेल बना दिया है। 2 3 4 5 6। नाउ माय डियर, हम अब बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का, सीएन। तो मैंने पहले ही बताया था व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कि भैया एक एटम अपने आसपास कितने एटम के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, वही क्या होगा? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एक एटम अपने आसपास वाले एटम के साथ डायरेक्ट कितना कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, वही क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। माय डियर फ्रेंड, यहां पे हम अगर ऑब्जर्व करते हैं, यहां पे हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं, मान लो इस वाले एटम की बात कर रहा हूं, जो आपको ये जो फेस का एटम दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, उसकी हम बात करते हैं कि कितने एटम के साथ वो क्लोजली पैक है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा देखा गया, ये अपने फेज वाले 1 2 3 4 इनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगा। कहीं ना कहीं ये यहां पे 1 2 3 4 अपने पास वाले क्यूबिक सेल के, अपने पास वाले क्यूबिक सेल में भी क्या रहेगा? ये बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। जस्ट 1 2, जो फेस सेंटर वाला एटम है 1 2 3 4, और अपने ही यूनिट सेल वाले एटम के साथ भी डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके रहेगा, जो फेज वाला एटम है 1 2 3 4। तो यहां से मैंने 3 कलर से बनाया है, 4 4 4। 4 कौन से? अपने फेज वाले। 4 कौन से? पास वाले क्यूबिक के फेज वाले। 4 इधर जो अपने ही सेल के फेज वाले एटम है, उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर पाएगा। अगर समझ में नहीं आया हो, जस्ट मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, उससे भी आप समझ पाएंगे। जस्ट वेट फॉर ए 1 मिनट, आपको एक पिक्चर शो कर रहा हूं, उससे भी आप आराम से समझ पाएंगे। जस्ट वेट, आई जस्ट डाउनलोड। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली 12। अब देखो कैसे होता है 12, आपको थोड़ा बहुत और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर?
Just I open the pen drive folder so that you can understand properly. Just wait for a while, my dear. Just wait for a while. बिल्कुल नहीं। आ जाइए, समझते हैं जो मैंने अभी बोला है वो कैसा दिखाई देगा। देखिए, ये देखिए, अब आप एफसीसी का अब समझ पा रहे होंगे। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था, ये आपका एक यूनिट सेल है माय डियर। आई थिंक आपको ये विजिबल है ना, सबको विजिबल है। ये एक आपका यूनिट सेल है एफसीसी का, जहां पे कॉर्नर्स पे आपके 8 एटम्स हैं और फेस के सेंटर पे आपके 1 एटम है। 1 1 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं। हमने इस एटम की बात किया, इस एटम का, जो कि आपके फेज के सेंटर में है, एक फेज के आपके दीवार के बीच में है। अब देखो ये कितने के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, आप इनसे समझ सकते हैं। देखो ये हो गया 1 पास यूनिट सेल के, ये पास वाले यूनिट सेल के फेस के सेंटर वाले एटम है माय डियर। 1 2 3 4 क्लियर, और खुद के ही फेस वाले 1 2 3 4 क्लियर, और यहां पे भी 1 2 3 4। इसका मतलब क्या, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, 12। तो मैं कह सकता हूं क्या, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी इज बेसिकली योर 12। बोलो नाउ क्लियर है कि नहीं है, बताएं मुझे। अब थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप अब थोड़ा समझ में आपको आया होगा। यही डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया है, यही डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया है माय डियर, आप समझ पा रहे होंगे। नाउ यू कैन रिलेट द डायग्राम, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी इज बेसिकली व्हाट, योर 12, योर बेसिकली व्हाट 12। नाउ अब आते हैं वापस अपने बोर्ड पर डायग्राम पे। देखो यही मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे आगे सर। तो यहां पे समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली व्हाट, योर 12, 12 आ गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ अब हम जब एपीएफ की बात करेंगे, एपीएफ बोले तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। So what is atomic packing factor sir? वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। जैसे मैं अगर फॉर्मूला लिखूं आपके सामने तो आपको पता भी है, व्हाट इज एपीएफ, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज बेसिकली व्हाट, योर वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये आपको फॉर्मूला पता। नाउ अब बात आती है सर कि व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, उनका ही हमें वॉल्यूम निकालना है। तो पहले निकालना पड़ेगा सर व्हाट आर द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। माय डियर ध्यान सुनिएगा, अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूं, अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूं, तो ये हमें पता है कॉर्नर्स पे एटम है और उनके सेंटर में, फेसेस के सेंटर में एटम है, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉर्नर पे एटम है तो ये बात तो तय रही सर, एक कॉर्नर वाला एटम एक यूनिट सेल में अपना 1/8वां हिस्सा देगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमने सिंपल क्यूबिक देखा था, हमने बीसीसी में हमने फाइंड किया था। नाउ तो इसका मतलब यहां पे भी एक यूनिट सेल की बात करें माय डियर, तो ये बात तो तय है सर 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, ये बात तो तय है। अगर हम बात करें यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, तो ये बात तो तय है मेरे प्यारे भाई बहनों कि यहां पे 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहां पे कॉर्नर्स पे एटम तो है ही। हम एक यूनिट सेल की बात करें। नाउ अब देखो जो आपके फेस पे एटम होते हैं माय डियर, जो आपके फेस पे एटम होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, आधे तो एक यूनिट सेल में होते हैं और आधे उधर यूनिट सेल में होते हैं। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जो आपके मान लीजिए ये फेस वाला एटम है, ये जो दिख रहा है आपको फेस वाला एटम,
ये कुछ ऐसा होगा माय डियर, ये कुछ ऐसा होगा कि ये आधा तो इधर होगा और ये माय डियर आधा इधर होगा। मतलब एक फेज वाला एटम, ध्यान सुनिएगा, एक फेज के सेंटर वाला एटम एक यूनिट सेल में अपना 1/2वां हिस्सा देता है। कैसे, और विजुअलाइज करवाता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं कुछ ऐसी बात, अब देखो यहां पे देखो, ये है आपका एफसीसी। क्या समझ में आया कि भैया जो कॉर्नर वाले एटम है वो तो एक यूनिट सेल में अपना 1/8वां हिस्सा दे रहे हैं। दे आर बेसिकली व्हाट 1/8। क्लियर, रेड वन, जो रेड वाले हैं बेसिकली ये आपके कॉर्नर वाले एटम है जो कि आपके 1/8वें हिस्सा दे रहे हैं। नाउ जो फेस के सेंटर में जो व्हाइट वाले हैं हमारे, जो आपके व्हाइट वाले हैं, ये बेसिकली 6 एटम है। और 6 एटम बोले तो ये एक एटम की बात करें तो ये एक यूनिट सेल में अपना 1/2वां हिस्सा दे रहे हैं। इधर आधा इधर है और आधा जो पास वाला यूनिट सेल होगा उसमें होंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। समझाया, मतलब जितने भी फेस वाले एटम हैं वो एक यूनिट सेल में अपना आधा हिस्सा दे रहे हैं, ओनली आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा पास वाले एटम में, पास वाले आइकन से यूनिट सेल में। क्लियर। तो मुझे ये बताएं अगर एक एटम या मैं कहूं एक फेस सेंटर्ड एटम एक यूनिट सेल में अपना 1/2 आधा हिस्सा दे रहे हैं, सो देयर आर बेसिकली 6, they are basically what, they are basically 6 face centered atom are there, they basically what 6 face centered atom are there। तो बोलो कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा एवरीवन, कितना होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम? भाई इन कॉर्नर्स को मिलाकर तो 1 हो गया, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8। वेरी गुड सुहास, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो सुहास ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि सर ऐसा है कि यहां तो ये हो गया 1, ये आपके बिल्कुल सही, प्लस प्लस अगर एक एटम जो फेस वाला है एक यूनिट सेल में अपना 1/2वां हिस्सा दे रहे हैं, तो यहां पे 6 एटम हैं, यहां पे ऐसे 6 एटम है। तो मैं कह सकता हूं क्या, व्हाट आर द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी? अगर सॉल्व करेंगे इसे तो 3 + 1 = व्हाट 4। कितना आ गया आपका 4। तो मैं पूछूं अगर कि व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल, तो आपका आंसर होगा सर 4। ये 4 कैसा आया आप ये क्लियरली समझ सकते हैं। क्लियर माय डियर? नाउ ये समझ में आया। नाउ अब अगर मैं एपीएफ निकालता हूं, वेरी इजी। नाउ अब अगर मैं एपीएफ निकालूं माय डियर, तो एपीएफ कितना होगा? इज वेरी इजी, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। यहां पे हम समझ सकते हैं 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है। क्लियर, 4 मल्टीप्लाई बाई इस इनका वॉल्यूम 4/3πr³ माय डियर, 4/3πr³ एवरीवन, अपॉन, ये अपॉन में ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ, ताकि आपको दिखाई दे, अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है a³, कितना होगा a³। और यहां पे एक बात ध्यान रखना, यहां पे एक बात ध्यान रखना, a इज बेसिकली 4r/√2 है। a इज बेसिकली कितना है 4r/√2। यहां पुट करेंगे तो आपका एपीएफ कितना आएगा, कोई बता सकते हैं क्या? कितना एपीएफ आएगा आप बता सकते हैं क्या? जस्ट ए की जगह पुट करेंगे आप 4r/√2 का क्यूब करेंगे तो यहां से r³ से नीचे वाला जो r³ आएगा वो कट जाएगा, और मुझे बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जस्ट फाइंड द एपीएफ ऑफ एफसीसी। एवरीवन जो भी यहां बैठे हैं मुझे बताएं इसका आंसर कितना आ रहा है। पता है, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए माय डियर, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। जस्ट आपको सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है माय डियर। 4 मल्टीप्लाई बाई 4/3πr³ अपॉन ए की जगह रखना है 4r/√2 का होल क्यूब करना है। होल क्यूब है यहाँ पे, करोगे तो r³ से r³ कट हो जाएगा। तो बताएं कितना आंसर आ रहा है एपीएफ का? एवरीवन टेल मी द आंसर ऑफ एपीएफ का वैल्यू कितना आ रहा है माय डियर, कितना आ रहा है वैल्यू? व्हाट इज एपीएफ ऑफ योर एफसीसी? जस्ट ट्राई कीजिए एक बार।
ट्राई कीजिए। तो आप जब ट्राई करेंगे अच्छे से तो आपका आंसर आएगा 0.74। 0.74 इज योर एपीएफ, या मैं कहूं 74% आएगा आपका एपीएफ। दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुभाष, 0.74 अप्रोक्स आएगा। देखो बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आपने यहां से क्या समझा? आपने यहां से समझा ये कि सर सिंपल क्यूबिक की हमने बात की थी। अगर हमने सिंपल क्यूबिक की बात की थी तो वहां पे आपका एपीएफ आया था 0.52। क्लियर? आपने जब बीसीसी की बात की थी तो यहां पे आपका आया था 0.68। क्लियर? वहीं अगर हमने एफसीसी की बात की तो यहां पे आपका मैक्सिमम, वहां पे यहां पे आपका मैक्सिमम एपीएफ आया है जो कितना है आपका 0.74। 0.74 आपका मैक्सिमम एपीएफ है। इसका मतलब क्या है मुझे बताएं? यहां पे जो एटम्स है वो मोर स्टेबल रहेंगे या अनस्टेबल रहेंगे? एफसीसी की बात करें तो यहां पे 74% आपका यूनिट सेल भरा भरा है। तो यहां पे जो एटम्स हैं वो मोर स्टेबल रहेंगे या अनस्टेबल रहेंगे? मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में। एवरीवन, मोर स्टेबल। वेरी गुड सुहास, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर आप समझ सकते हैं कि एफसीसी की बात करें तो 74% आपका यूनिट सेल भरा हुआ है। इसका मतलब क्या? एटम्स को घूमने की जगह ही नहीं मिलेगी, एटम्स को इधर जाने जगह ही नहीं मिलेगी माय डियर। अगर जाने की जगह ही नहीं मिली तो बेसिकली क्या होगा? दे आर बेसिकली मोर स्टेबल एट एफसीसी। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी में स्टेबिलिटी बताएं, स्टेबिलिटी बताएं, स्टेबिलिटी का आप आई कैन से सीक्वेंस बताएं। तो आपका जवाब होगा सबसे कम होगा सिंपल क्यूबिक, उसके बाद बीसीसी, देन आपका एफसीसी। क्यों होता है ये आपको पता है, बिकॉज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट। सबसे कम आपका सिंपल क्यूबिक में 52% भरा है, लगभग 50% खाली है। इसका मतलब एटम्स क्या होंगे? आपस में अनस्टेबल महसूस करेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? नाउ बात करते हैं आगे इसी कंसेप्ट में कि एफसीसी के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स आपको समझ में आते हैं सर कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली एफसीसी यूनिट सेल को शो करते हैं, हम इसके बाद अब करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स सबने नोट कर लिया यहां तक? अगर नोट कुछ करना है तो प्लीज आप यहां पे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट करना है तो कर लीजिए। डन? अगर नोट करना चाहते हो तो आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया हो तो मुझे बता दीजिए सर डन हो गया है। डन, वेरी गुड। ना अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों इनके एग्जांपल्स की, कौन कौन से एग्जांपल्स है एफसीसी को बनाएंगे। नाउ नाउ द एग्जांपल्स, नाउ द एग्जांपल्स। बात करते हैं आपके एग्जांपल्स का, ध्यान से देखिए। प्लेटिनम, जस्ट साथ लिख लीजिए, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गैलियम, लीड, दिखाई दे रहा है, निकल and gold. They are basically important examples of your
एफसीसी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। कोई भी एग्जामिनेशन हो, गेट, ईएससी, कुछ भी कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी, पीएसयू, इनमें से क्वेश्चंस पूछना बनता है। एग्जांपल देंगे, कोई भी आपको पूछ लेगा कि एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, तो आपका जवाब होगा एफसीसी। तो ये आपको याद करने हैं, ये आपको माय डियर फ्रेंड याद करने हैं। जस्ट इसे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर ना? ये आपके एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने एफसीसी में कुछ 3 से 4 बातें देखी है। सबसे पहले ए टू आर रिलेशन इज बेसिकली व्हाट, ए इज बेसिकली 4r by रूट 2, हमने ये देखा, वेरी नाइस। ए इज बेसिकली व्हाट, 4r by रूट 2 माय डियर, ए इज बेसिकली 4r by रूट 2, ये हमने देखा इन एफसीसी। हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली व्हाट, 12। हमने देखा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, effective number of atom is basically what, your 4, and your APF is basically 0.74 my dear। यही क्या है, आपका मैक्सिमम APF है। इससे ज्यादा आपके किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का APF नहीं होता है। तो कहीं क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप यूनिसेल को नहीं भर पाओगे, इससे ज्यादा माय डियर फ्रेंड क्लोजनेस नहीं होगी एटम के बीच में, ये मैक्सिमम है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम एपीएफ, तो आपका जवाब होगा 0.74, वो भी किसका है, आपके एफसीसी का मैक्सिमम है, मैक्सिमम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बेसिकली व्हाट, 0.74। तो ये हमने 4-5 बातें जो है वो एफसीसी से सीखी है, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये 4 पॉइंट है जो आप एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्लियर माय डियर? नाउ अब बढ़ते हैं आगे। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, जो कि आपके कोर्स में है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक में आपको कैसा एटॉमिक अरेंजमेंट दिखाई देता है, समझने वाले हैं माय डियर, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? सबको यहां तक क्लियर है ना सुहास? क्लियर है? जो भी यहां बैठे हैं बताएं, सबको यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? भूषण, तेजस, ओके, वेरी गुड, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। Now heading is basically what, your hexagonal closed packed structure, hexagonal closed packed, hexagonal closed packed structure, hexagonal closed packed structure, एचसीपी कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं प्यार से एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो अब यहां पे एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा होता है हम समझने वाले हैं माय डियर, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं ड्रॉ करता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं। क्लियर? जस्ट आई ड्रॉ फर्स्ट, देन आपको मैं समझाता हूं माय डियर, ध्यान से देखिएगा। I think it is visible now. It is visible now. Okay, I think it is not visible to you. Just थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं मैं इसको ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो। क्लियर? Now this is basically what your hexagonal closed packed structure। ध्यान से देखिए माय डियर, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को।
क्लियर? कुछ आपको ये ऐसा दिखाई देने वाला है, जस्ट योर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा है माय डियर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नाउ बात करते हैं यहां पे मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है हम उसकी बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, नीचे भी 6 होंगे माय डियर, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो और भी अच्छे समझ में आएगा। पहले एक बार ऐसे रफ स्केच में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से डायग्राम भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे दो होते हैं एंड सेंटर एटम, या मैं कहूं अपोजिट फेस पे जो एटम्स होंगे उन्हें हम कहेंगे एंड सेंटर एटम, यहां पे और मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पे। तो आपके कॉर्नर्स में हो गए 6 एटम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? दे आर बेसिकली कॉल्ड योर एंड सेंटर्ड एटम। ये क्या है? आपके एंड सेंटर्ड एटम है, जो कि बिल्कुल क्या है? फेस पे है। नाउ यहां पे 3 होते हैं, जो 3 है वो है आपके बॉडी सेंटर्ड एटम। दे आर बेसिकली व्हाट? बॉडी सेंटर्ड एटम, जो पूरे की पूरे कहां हैं? जो पूरे की पूरे ही इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में समाहित है। देखो वापस बता रहा हूं क्या इनका स्ट्रक्चर है। कॉर्नर पे आपका हो गया 6 एटम, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 एटम, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इन दोनों अपोजिट फेस पे 2 एटम, मतलब यहां मैं कुछ लिख दूं ऐसा कि सर 12 तो है आपके कॉर्नर एटम। ध्यान से देखिएगा ना, 12 तो है कॉर्नर एटम, 12 बेसिकली व्हाट? योर कॉर्नर एटम। क्लियर? नाउ जो दो हैं ये और ये दिखाई दे रहे हैं, ये और ये बेसिकली दो हैं, ये कौन से आपके एंड सेंटर्ड एटम। इन्हें बोलते हैं जो अपोजिट फेस पे होते हैं, जो अपोजिट फेस पे होते हैं उन्हें बोलते हैं एंड सेंटर्ड, मतलब अपोजिट फेस के सेंटर में जो एटम है उन्हें बोलते हैं अपन एंड सेंटर्ड एटम। क्लियर? एंड सेंटर्ड एटम। क्लियर? नंबर ऑफ एटम्स है 12 इज 12 क्या है? कौन एटम है? 2 एंड एटम है, और जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, दे आर बेसिकली व्हाट? योर बॉडी सेंटर्ड एटम, जो कि इस बॉडी के सेंटर में है, बॉडी सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम। क्लियर? तो ये हुआ पहले बात को कहां एटम्स है। पहला बोले तो सबसे पहले तो ये कि सर ये जो है आपके कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 12 हो गए आपके कॉर्नर पे, 2 हो गए माय डियर, 2 हो गए मेरे प्यारे भाई बहनों आपके एंड सेंटर्ड, और 3 जो है वो बिल्कुल बीच में है, पूरे की पूरे है, मतलब ये है आपके बॉडी सेंटर्ड। ये सभी क्या है? एक बिल्कुल क्लोज पैक में है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्लोज पैक में है। कैसे? मैं दिखा रहा हूं, जस्ट फील कीजिए कॉन्सेप्ट को, जस्ट फील करना। देखो आपको अगर रेसिपी दिखाऊं, देखिए माय डियर, ध्यान से देखिए ना, ये डायग्राम तो मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। अब देखो कॉर्नर पे 6 एटम, 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में अपना एक एंड सेंटर एटम, सिमिलर टू दिस वन, सेम टू सेम नीचे। देखो ये मैंने बनाया है आपके, ये और ये बिल्कुल सिमिलर है, तो ये जैसा ऊपर वाला है वैसा कि वैसा ये है 1 2 3 4 5 6, और बीच में आपका ब्लू वाला जो है वो एंड सेंटर एटम है। बोलो क्लियर है कि नहीं? मतलब क्या सर, यहां पे 12 हो गए कॉर्नर एटम। कौन कौन से? जो आपको ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे हैं, दे आर बेसिकली व्हाट? योर कॉर्नर एटम। क्लियर हुआ? और बीच वाला क्या है आपके? एंड सेंटर एटम है। और 3 जो बीच में दिखाई दे रहे हैं जो मैंने उधर ब्लू कलर के बनाए थे, ये पूरे की पूरे इसके अंदर है, इन्हें बोलते हैं अपन 3 बॉडी सेंटर एटम। और इन तीनों को ही अगर हमने मिला दिया माय डियर, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इसे बोलते हैं अपन HCP। कैसा दिखाई देता है? कॉर्नर पे 6 एटम, 1 2 3 4 5 6, 1 2, कॉर्नर पे टोटल 12 एटम हो गए। ये 3 जो है 1 2, पीछे एक और होगा इसके 3 बॉडी सेंटर्ड, और जो ब्लू कलर के हैं माय डियर, जो ब्लू कलर के हैं
वो क्या है, बोलो बोलो, वो है आपके एंड सेंटर्ड एटम। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अब आपको समझ में आया होगा सर एससीपी कैसे बना। फिर यही डायग्राम मैंने वहां बनाने की कोशिश किया हूं, वही बनाने की कोशिश किया था कि 3 आपके हो गए आई कैन से बॉडी सेंटर्ड, 12 हो गए आपके कॉर्नर वाले एटम, और जो 2 हैं ब्लू वाले वो क्या है आपके एंड सेंटर्ड, मतलब अपोजिट फेस पे जो आपके सेंटर ब्लू वाला ये रहा ब्लू वन, दिस ब्लू वन, ब्लू वन, ब्लू वन, ये किसे बोलते हैं अपन एंड सेंटर्ड एटम। यहां पे देखते हैं बेसिकली व्हाट एंड एटम। वापस अपन डायग्राम पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे ही मैंने आपके बनाए हैं। क्लियर नाउ। अब यहां से सर एक बात है, मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है ये है ए, क्लियर, इसे मान लेते हैं अपन बी, और ये है मेरे प्यारे भाई बहनों सी। तो आपने जब हेक्सागोनल यूनिट सेल का, आपने जब हेक्सागोनल यूनिट सेल का लेटेस्ट पैरामीटर्स देखा होगा तो वहां पे ये लिखा होगा A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। आपने ये चीज लिखी होगी हेक्सागोनल में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। जब मैं लेटेस्ट पैरामीटर बताया था तो वहां पे हेक्सागोनल जो आया था CT और HMT, H मतलब हेक्सागोनल आया था, वहां पे आपने लेटेस्ट पैरामीटर में लिखा था। बोलो क्लियर है, ये लिखा था बोलो A इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। किसी ने नोट डाउन किया है तो बताओ, यही लिखा था ना? जस्ट पेज पलटे और देखें, यही लिखा था A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी इन हेक्सागोनल। क्लियर एवरीवन? सुहास, क्या यही लिखा था ना? A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना? अब देखो माय डियर, यहां पे ये बताना चाह रहा है कि A और B तो बराबर है। शायद आपको यहां समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ऐसा अज्यूम करें कि A और B बराबर है, C जो है वो बराबर नहीं है। C क्या है? यहां पे जो डिस्टेंस है इस एटम के इस एटम पे डिस्टेंस वो क्या है माय डियर? आपका C है। तो C बराबर नहीं है, मतलब यहां से मैं लिख दूं सर कि C जो है, C इज बेसिकली ग्रेटर देन A। C बड़ा है माय डियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। C बेसिकली बड़ा है, और यहाँ तो इसको A बोलो या B बोलो, तो A और B तो क्या है माय डियर? आपका बराबर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। A और B तो बराबर है ना, ये और ये बराबर है, हमने देखा A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अब मेरे प्यारे ध्यान रखिएगा, जो C बाई A का रेशियो है, जो C बाई A का जो रेशियो होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, C अपॉन A रेशियो, वो होता है 1.633। ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री आपके सामने आता है C बाई A रेशियो। ज्योमेट्री में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको अभी थोरोली याद करना है कि इन HCP स्ट्रक्चर व्हाट इज द रेशियो ऑफ C बाई A। इसका मतलब ये है, तो C है बेसिकली वो 1.6 टाइम्स बड़ा है किससे? A से। और A और B तो माय डियर बराबर ही है, ये आपको पता है। बस इतना आपको इसमें याद करना है कि C बाई A रेशियो बेसिकली व्हाट माय डियर? 1.633, 1.633। क्लियर? 1.633 इट इज बेसिकली योर C बाई A रेशियो। नाउ सो हमने अभी तक देखा कि यहाँ पे 12 कॉर्नर एटम हो गए, 2 एंड सेंटर्ड, 3 इज बॉडी सेंटर्ड एटम माय डियर, और ये हो गया आपका A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। और यहाँ पे C बाई A का जो रेशियो है, जो C है बेसिकली वो 1.6 टाइम्स बड़ी है किससे? A कह दो या B कह दो, बात तो एक दोनों क्या बराबर है, और ये हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है। नाउ अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कोऑर्डिनेशन नंबर का। ध्यान दीजिए, मैं यहां से दिखाता हूं। अगर मैं मेरे प्यारे भाई बहनों इस एटम को पकड़ता हूं, ये ब्लू वाला एटम जो है, जो कि अपन एंड सेंटर्ड एटम कह रहे हैं, इस एटम को देखता हूं कि ये कितने एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है डायरेक्टली। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस एंड सेंटर्ड एटम को देखूं मैं, इस एंड सेंटर्ड एटम को मैं देखता हूं तो ये समझ में आता है सर कि ये 1 2 3 4 5 6 अपने जो 6 एटम के साथ, क्लियर है कि नहीं, जो कॉर्नर वाले 6 के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, 6 तो ये हो गए, प्लस प्लस यहां पे आप देखेंगे तो ये 3 जो ऊपर वाले हैं, जो एंड आइकन से जो बॉडी सेंटर्ड एटम वाले हैं, वो बिल्कुल इसके ऊपर है, वो बिल्कुल इसके ऊपर है माय डियर। तो ये 6 तो ये वाले हो गए और 3 ऊपर वाले, नो, और ऐसे की ऐसे जो 3 हैं वो इसके नीचे भी तो होंगे, क्योंकि ये तो 3D स्ट्रक्चर बनेगा।
भाई अगर आप इसे ए बोलते हो, इस स्टैकिंग को ए बोलते हो, ये मान लीजिए आपकी एक स्टैक है भाई, बीच वाला एक एटम और माय डियर ये 6 एटम, उसके बाद आएगा आपके 3 बॉडी सेंटर एटम, उसके बाद आएंगे वापस रिपीट हो रहा है ना ये, तो बेसिकली रिपीटिंग कैसे है, ए बी, ए वापस बी आएगा, और बी क्या है माय डियर, ये आपके 3 बॉडी सेंटर्ड एटम है, तो ये वापस इसके नीचे आएंगे। यहां देखिए माय डियर, यहां अगर ब्लू वाले को देखता हूं, यहां अगर ब्लू वाले को देखता हूं, तो कितने एटम के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, तो आप कहेंगे सर तो ब्लू वाला एटम है, ध्यान से देखिएगा, ये 6 तो अपने वाले 1 2 3 4 5 6, यहां पे ये वाले अपने कॉर्नर वाले, और 3 ऊपर बॉडी सेंटर्ड वाले, 6 और 3 9, और ऐसा कि ऐसे रेड वाले इसके नीचे होंगे माय डियर, ऐसे कि ऐसे रेड वाले इसके नीचे होंगे, तो 6 और 3 9, और 9 और 3 माय डियर फ्रेंड 12। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी यूनिट सेल, बेसिकली व्हाट, योर 12। समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 6 ये हो गए, ऊपर वाले 3 9, और इसके नीचे वाले 3 कितने हो गए 9। 3 कौन से, यही वाले बी वाले, जो 3 बॉडी सेंट्रल एटम है, यही क्या होंगे, इसके नीचे भी तो होंगे, तो 6 और 3 9 और 3 माय डियर फ्रेंड 12। एवरीवन समझ में आया कि नहीं आया बात, बताएं मुझे एक बार, समझ में आया, क्लियर नाउ? अब ध्यान दीजिए, तो 2 बात क्या हो गई सर यहां से, चलो नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इज बेसिकली व्हाट, योर 12। कितना आ गया आपका, 12 आ गया, इन एससीपी की बात करें तो। अब सिमिलरली वही चीज एपीएफ, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, इज बेसिकली व्हाट, वॉल्यूम ऑफ effective number of atoms upon volume of unit cell, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसके पहले हमें समझना पड़ेगा सर, व्हाट आर द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन योर एचसीपी यूनिट सेल, उसकी हमें बात समझनी पड़ेगी। वापस आते हैं हम अपने डायग्राम पे, ना देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे अगर मैं एक कॉर्नर वाले एटम की बात करता हूं, मान लीजिए ये कॉर्नर एटम की बात कर रहा हूं, क्लियर, तो ये बात तो तय है सर, ये बात तो तय है कि इसके पास में एक और यूनिट सेल होगा माय डियर, और इधर भी एक और यूनिट सेल होगा हेक्सागोनल, क्लियर। तो यहां से मैं देख सकता हूं सर, अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें, तो ये जो अपना कॉर्नर वाला एटम है 1 2 और ये 3, जो कॉर्नर वाला एटम है वो बेसिकली ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये 3 यूनिट सेल के साथ अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है वॉल्यूमेट्रिकली। अरे भैया ऐसा कि ऐसा तो ऊपर भी तो होगा, ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली ये 3 यूनिट सेल के साथ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ऐसा कि ऐसा यूनिट सेल ऊपर भी तो होगा, ऐसा कि ऐसा पास में भी होगा। अरे बोलो क्लियर है, इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों कि एक कॉर्नर एटम एचसीपी का वो 6 यूनिट सेल के साथ वॉल्यूमेट्रिकली अपना कंट्रीब्यूशन देता है। 3 तो नीचे और 3 माय डियर फ्रेंड ऊपर वाला फ्लोर होगा, उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा 3 यूनिट सेल के साथ। क्लियर हुआ यहां तक? इसका मतलब यह हो गया सर कि अगर एक कॉर्नर वाला एटम, ध्यान सुनिएगा, एक कॉर्नर वाला एटम 6 जगह अपने वॉल्यूमेट्रिक कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक कॉर्नर वाला एटम 6 जगह अगर अपना वॉल्यूमेट्रिक कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन देगा पता है? एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन देगा एक कॉर्नर वाला एटम? अगर मैं ये कहूं कि एक कॉर्नर एटम 6 जगह 6 यूनिट सेल में अपना बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो एक यूनिट सेल में कितना देगा बताएं जरा, कितना देगा एवरीवन? 1/6। वेरी गुड, वेरी गुड, 1/6। तो सर मैं यहां से कह सकता हूं क्या, आपने कहा सर 1/6, वेरी गुड 1/6। ऐसे कितने कॉर्नर एटम है, ऐसे कितने कॉर्नर एटम भैया? देयर बेसिकली 12 कॉर्नर एटम्स आर देयर, 12 कॉर्नर एटम आर देयर। जो घटनाएं एक कॉर्नर वाले एटम के साथ होगी वही घटनाएं सभी कॉर्नर वाले एटम के साथ होगी माय डियर, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पे 12 जो है वो क्या है, आपके कॉर्नर वाले एटम है। दे बेसिकली व्हाट, कॉर्नर वाले एटम, कॉर्नर एटम। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12। नाउ प्लस प्लस, ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इन एंड सेंटर्ड वाले एटम की बात करूं तो ये तो हमें पता है सर, जो फेस के सेंटर में होंगे वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिखाई देने वाले हैं, आधे इधर, जो कि हमने अभी एफसीसी में समझा था, जो कि हमने अभी एफसीसी में समझा था कि फेस के सेंटर वाले एटम है, जो फेस के सेंटर वाले एटम है वो कहीं ना कहीं एक यूनिट सेल में अपना 1/2 हिस्सा देते हैं, आधा हिस्सा देते हैं। तो यहां पे ऐसे कितने फेस सेंटर एटम है, तो आप कहेंगे सर यहां पे ऐसे 2 फेस सेंटर्ड एटम है। एवरीवन, यहां पे ऐसे 2 फेस सेंटर्ड एटम है माय डियर, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे हम कह सकते हैं सर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, क्योंकि एक बेसिकली एंड सेंटर एटम अपना 1/2 हिस्सा देता है, तो यहाँ पे 2 एंड सेंटर्ड एटम है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख दूं इसको ऐसे, ये 2 जो मैंने लिखा है वो क्या है, आपके एंड सेंटर्ड एटम के लिए लिखा है, एंड सेंटर्ड एटम। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लस प्लस मेरे प्यारे भाई बहनों, प्लस। और बताओ, और कौन से एटम इसके अंदर है? देखो, कॉर्नर वाले हो गए 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12, और फेस वाले हो गए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब बताओ मुझे और कितने एटम और गिनता हूं, और कौन से एटम गिनूं, बताएं, और कौन से एटम बच गए? एवरीवन, सुहास, भूषण, तेजस, बॉडी सेंटर, कितने हैं वो, कितने हैं बोलो, वो कितने हैं? बॉडी सेंटर कितने हैं माय डियर? 3, जो कि पूरे की पूरे हैं, जो कि माय डियर पूरे की पूरे हैं, जो कि आपके पूरे की पूरे ही इसके अंदर घुसे हैं। क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। तो यहां से हो गया आपका ये बॉडी सेंटर। मतलब कितने होगा इफेक्टिव नंबर, कितने होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12, ये होगा आपके पास 2 + 1 3, 3 + 3 basically what your 6 effective number are there, 6 effective number are there everyone। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ये हमने देखा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ये हमने देखा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। कोई समस्या यहां तक बताओ? ये हमने देखा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम माय डियर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये आपका होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि एक कॉर्नर एटम एक यूनिट सेल में अपना 1/2 हिस्सा दे रहा है, आई कैन से 1/6 हिस्सा दे रहा है। 1/6 दे आर बेसिकली 12 कॉर्नर एटम्स प्लस 1/2 मल्टीप्लाई टू, कैसे लिखा? क्योंकि 2 यहाँ पे फेस सेंटर में, तो एक अपना अगर 1/2 हिस्सा दे रहा है तो दे आर बेसिकली 2 प्लस हो गए आपके 3 क्या है? आपके बॉडी सेंटर्ड एटम है, तो ये हो गया आपके पास 3। ये लोग करेंगे तो आपका आएगा 6 आर बेसिकली effective number of atom, 6 are basically effective number of atoms। just note कीजिए इसे। बोलो क्लियर है कि नहीं एवरीवन? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? बताओ, सब कुछ फील हो रहा है? सब कुछ फील हो रहा है माय डियर, है ना? तो ये हो गया आपके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बेसिकली व्हाट योर 6। क्लियर ना? चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने एक बात सीख ली सर, हमने एक बात सीख ली कि यहाँ पे C/A रेशियो बेसिकली व्हाट 1.633, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बेसिकली व्हाट योर 6। एक बात और, यहाँ पे जो एटम दिखाई दे रहे हैं ए और बी वाले, जैसे अगर मैं उस डायग्राम की आई कैन से ये जो एटम है यहाँ पे, ये दिस वन, जस्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो आप समझ सकते हो ना, अगर मैं इसको ए बोलता हूं, ए क्या है? आई कैन से ये इसके सेंटर और इसके सेंटर के भी डिस्टेंस ए है ना, ये तो बात सही है। तो यहां से हम लिखते हैं ए इज बेसिकली व्हाट योर 2r। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये तो माय डियर क्लोज पैक है ना। ये देखो 2 एटम की बात करें इधर,
तो ये तो क्लोजली पैक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, और बेसिकली आपकी जो जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है वो क्या है, ये बेसिकली दिखा रही है, ये आपके बेसिकली ये एटम का सेंटर है, ये भी एटम का सेंटर है। जो मैंने आपको सिंपल क्यों बताया था, दिस शोज बेसिकली व्हाट, एटम सेंटर। सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है माय डियर, ए है। तो यहां से सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर ए है, तो मैं कह सकता हूं क्या, ये ए इज बेसिकली व्हाट, योर 2r, इसका रेडियस 2r, बिल्कुल ये पास पास में है। तो यहां से अगर मैं इस चीज को डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देने वाला है। देखिए, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कुछ ऐसा होगा और ये कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल आप समझ भी पा रहे होंगे। तो ए इज बेसिकली व्हाट, योर 2r, ए बेसिकली व्हाट, योर 2r। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, कोई समस्या है नहीं यहां तक। A basically what your 2r, तो C by A रेशियो 1.633, A is equal to 2r, और यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज बेसिकली व्हाट, योर 6 इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। और एटम्स की पोजीशन क्या है, 12 कौन एटम है, 2 एंड स्टैंडर्ड एटम है, और माय डियर 3 जो है आपके बॉडी सेंटर्ड एटम है। ये बातें एग्जाम में पूछी जाती है माय डियर। क्लियर, सबने यहां तक नोट कर लिया एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर लिया हो तो मुझे बताएं, डन लिख दीजिए। अगर आपने नोट कर लिया है तो डन लिख देना, है ना? कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। क्लियर, डन। चलिए अब करते हैं आगे बात। क्लियर है सुहास, भूषण, तेजस, यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना? और लिख लिया हो तो एक बार डन लिख दीजिए। क्लियर ना? ओके, नाउ नाउ वी मूव फर्दर, समझते हैं। तो यहां हमने देखा कि एपीएफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर नाउ, तो यहां से हम देखते हैं एपीएफ इज इक्वल टू what are the effective number of atom is basically what, 6 मल्टीप्लाई बाय ये। अब आपका यहां पे वॉल्यूम क्या होगा, 6 हो गया आपके, क्या 6 हो गया वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, और यहां से वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, जो हमेशा लिखते हैं अपन। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 6 कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम समझते हैं कि जो एटम्स है वो स्फेरिकल शेप के है, तो उनका जो वॉल्यूम है इतना होगा। नाउ अपॉन अपॉन माय डियर अपॉन, अब आती है बात वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब आती है बात माय डियर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहां पे एक क्यूब मत कर देना, यहां पे एक क्यूब मत कर देना, क्योंकि ये क्यूबिक नहीं है। क्यूब में देखा था वो एक क्यूब था, है कि नहीं? तो यहां पे वॉल्यूम जो है माय डियर एक क्यूब मत कर देना। क्लियर? तो सर वॉल्यूम कैसे निकालें? देखो माय डियर, वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो मान लो कुछ मैं ऐसा करता हूं सर, कि वॉल्यूम को निकालने के लिए अगर मैं ऐसा करूं, इस फेस का एरिया ले लूं, इस फेस का एरिया लेने के बाद उसे अगर सी से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दूं, तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। एवरीवन बिल्कुल सही है, मतलब इसका एरिया, भाई वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ या एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर इसका एरिया ले लूं, उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा माय डियर। एवरीवन क्लियर है कि नहीं? मतलब मुझे कहीं ना कहीं इस सरफेस का एरिया लेना है, उसे इस पर्टिकुलर सी से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं ऐसा कर दूंगा तो आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। अब मेरा टास्क क्या है सर, अब मेरा टास्क ये है कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू आई कैलकुलेट, तब आई कैन से एरिया ऑफ दैट फेस। मैं इस फेस का हम एरिया कैसे निकालें? क्लियर? ध्यान दीजिए, यहां से हम क्लियरली एक चीज विजिबल कर पा रहे हैं सर, कि कुछ मैं ऐसा लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, मतलब कहीं ना कहीं मुझे यहां पे 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। मुझे यहां पे मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान से देखिएगा,
आपको 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर? 1 2 3 4 6 आपको समबाहु त्रिभुज नजर आ रहे हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर विजिबल एट वन फेस, एट वन फेस। तो इसका मतलब तो ये सर कि अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका एरिया आ जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं? और उसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हमें यह भी पता है माय डियर, हमें यह भी पता है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, जस्ट ध्यान दीजिए, अगर मैं इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करता हूं, इसकी आर्म का लेंथ मान लीजिए ए है, और यहां पे अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो आपको ही पता है √3/4 ए स्क्वायर आता है। √3/4 ए स्क्वायर इज बेसिकली एरिया ऑफ योर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये आपको पता है। फॉर्म पाइथागोरस लगाएंगे तो आप इजीली 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हाइट निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये हाइट निकाल के आप 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ये आपको पता है √3/4 ए स्क्वायर ये आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया। क्लियर? नाउ हमारे पास भी ये क्या है, इसकी लेंथ ए है माय डियर, और ये तो बराबर ही है ना, ये भी ए है, ऑल आर सेम। ये भी ए है माय डियर, ये भी ए है। तो मतलब अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो एक एक इक्विलैटरल ट्राइंगल को के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरी फेस का हमारे पास एरिया आ जाएगा। और उस अगर एरिया को सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मेरे प्यारे भाई बहनों उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इस पूरी ही यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? यस भूषण, क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? हाँ वेरी गुड। तो नाउ अगर हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं यहां पे सर मुझे क्या करना है, √3/4 ए स्क्वायर है आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया। इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर फेस पे 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहे हैं। ये तो हो गया आपका एरिया। अब इसे वॉल्यूम बनाने के लिए, इसे वॉल्यूम बनाने के लिए हमें सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर ये हो गया आपका वॉल्यूम, बिल्कुल सर ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये हो गया आपका वॉल्यूम। क्लियर है? ये आपका एरिया हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई √3/4 स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट। यहां पे क्या समझ में आ रहा है सर? यहां पे समझ में आ रहा है, ऊपर लिख दिया मैंने 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, अपॉन ध्यान से देखिएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय √3/4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी को क्या कहता हूं मैं, व्हाट इज सी? सी बेसिकली मैंने पहले बताया था 1.633 टाइम्स ए, ये मैंने बताया आपको। सी बेसिकली व्हाट, योर 1.633 टाइम्स ए, सी बेसिकली 1.63 टाइम्स ए माय डियर। तो ये हो गया आपका सी 1.6 टाइम्स ए। नाउ यहां से हमें ये भी चीज पता है कि ए बेसिकली व्हाट, योर 2r, ए बेसिकली व्हाट, योर 2r। ये भी बात हमें यहां से पता है, हमने देखा है ए बेसिकली व्हाट, योर 2r। जब हम सबकी वैल्यू को यहां पुट करेंगे, ए क्यूब है, देखो यहां पे क्या है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए कितना आएगा, ए क्यूब आएगा माय डियर। ए की जगह आप रखोगे 2r, उसका होल क्यूब करोगे तो ऊपर भी आर क्यूब है नीचे भी आर क्यूब कट जाएगा। मुझे बताओ इसका आंसर कितना आने वाला है, 6 से 6 कट जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो मुझे बताएं इसका आंसर कितना आने वाला है। जस्ट क्विक सॉल्व कीजिए और मुझे बताएं फटाफट। ठीक है, और सी को लिखना है क्या, सी को लिखना है 1.60 टाइम्स ए। क्लियर? और मुझे बताएं आंसर कितना आ रहा है। जस्ट 1 मिनट देता हूं, सॉल्व कीजिए और बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। यस, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए।
तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे माय डियर तो आपके सामने आएगा आंसर 0.74। 0.74 आपका आंसर आने वाला है 0.74। क्लियर नॉट? बिल्कुल सही सुहास, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही। 0.74 मतलब यहाँ पे इसका भी कितना है आपका एपीएफ बेसिकली व्हाट योर 0.74 इज द करेक्ट आंसर। 0.74 ये भी क्या है मैक्सिमम आपका एपीएफ है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर? तो हमने 2-3 बातें अभी तक सीखी है, उसके बाद आने वाले हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एचसीपी इन सेल। लिख लिया आपने यहां तक? यहां तक लिख लिया ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां तक? लिख लिया ना? डन? वेरी गुड। तो यहां से आ गया आपका 0.74। नाउ अब आते हैं अपन इसके एग्जांपल्स पे। अब आते हैं इसके अपन एग्जांपल्स पे कि कौन कौन से एग्जांपल्स है एचसीपी के माय डियर। तो आएगा जिंक, जिरकोनियम, जिंक, जिरकोनियम, कैडमियम, बेरिलियम। ठीक है, जिंक, जिरकोनियम, कैडमियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड आपका अल्फा टाइटेनियम। 6 1 इज बेसिकली व्हाट अल्फा टाइटेनियम। अल्फा टाइटेनियम। just note down the examples of HCP structure. Just note down my dear. Danna, zinc, zirconium, cadmium, beryllium, magnesium and alpha titanium is your examples of SCP. Very good Swans, very good. चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक हमने जो यूनिट सेल्स की बात की है, यहां तक हमने जो यूनिट सेल्स की बात की है कुछ इस तरीके से की है। जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं जो हमने अभी तक बात की है। आपको एक टेबल बनानी है और यहां पे लिखना है माय डियर आपका यूनिट सेल, यहां लिखना है यूनिट सेल और यहां लिखना है माय डियर आपका ए टू आर रिलेशन, यहां लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां लिखना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और यहां पे लिखना है आपका एपीएफ और उसके बाद एग्जांपल्स, उसके बाद एग्जांपल्स। ये टेबल आपको अपने कॉपी में बनानी है। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है माय डियर, ये आपके लिए होमवर्क है। ये यूनिट सेल, ए टू आर रिलेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, एपीएफ एंड एग्जांपल्स। ठीक है, यहां पे लिखना है आपको जस्ट सिंपल क्यूबिक, योर सिंपल क्यूबिक फर्स्ट, second one is your FCC, third one sorry BCC लिखे हैं यहाँ पे BCC माय डियर, लिखे यहाँ पे BCC,
BCC एंड यहां पे लिखेंगे FCC, क्लियर, और यहां लिखेंगे आपका HCP, और इन सब के जो फिल इन द ब्लैंक्स है आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे ताकि जो पहला चैप्टर है आपका यूनिट सेल का वो कंप्लीटली यहां से क्लियर हो जाए, वो कंप्लीटली यहां से माय डियर फ्रेंड क्लियर हो जाए। एक मैं कर देता हूं, एक मैं फिल कर देता हूं, बाकी आप अपने होमवर्क में इसे फिल करेंगे, क्लियर। सिंपल क्यूबिक की बात करें तो ए इज बेसिकली व्हाट 2r, कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली व्हाट 6, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज बेसिकली व्हाट, बोलो सिंपल क्यूबिक a to r, a is equal to 4, a is equal to r, APF 0.52, एग्जांपल्स आपको पता है अल्फा पोलोनियम में लिखा है, एंड 1 इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। जैसा मैंने एक टेबल को फिल किया है वैसे ही आपको क्या करना है माय डियर, वैसे ही आपको पूरी ही टेबल को फिल करना है। सिमिलरली बीसी को देखना है क्या क्या एग्जांपल्स होंगे, क्या क्या होगा, सिमिलरली एफसीसी और सिमिलरली आपका एससीपी को भी आपको यहाँ इस टेबल को फिल करना है। क्लियर है यहां तक एवरीवन? बढ़े आगे, यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। ये आपका पहला चैप्टर है यूनिट सेल का, या मैं कहूं क्रिस्टलोग्राफी का पहला चैप्टर है ये। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। नो डाउट ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये हुआ आपके क्रिस्टलोग्राफी का पहला चैप्टर जिसे हम पढ़ा हमने यूनिट सेल। अब हम पढ़ने वाले हैं सर कि मिलर इंडिसेस क्या होता है, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस क्या होते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स क्या होते हैं, जो कि आपके काफी बार एग्जामिनेशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मिलर इंडिसेस ऑफ बेसिकली दैट डायरेक्शन दैट प्लेन। तो उसकी हम आज बात करने वाले हैं एवरीवन, ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज बेसिकली, चैप्टर कह सकते हैं इसे क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस, ग्राफिक डायरेक्शंस, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस। डाल दीजिए हेडिंग, शुरू करते हैं कि सर ये है क्या। देखिए माय डियर फ्रेंड, देखिए अगर मैं इस रूम में खड़ा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को, अगर मैं इस रूम में खड़ा हूं तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि सर की पोजीशन क्या है, तो आप किसी फ्रेंड को बताएंगे कि सर की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं, अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, बोर्ड से कुछ मीटर आगे थी, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड पूछेगा कि अरे बताओ सर की पोजीशन दैट लेक्चर में कहां थी, तो आप कैसे बताएंगे? उसको नहीं पता बोर्ड कहां है, उसको नहीं पता बोर्ड कहां है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी पोजीशन को बताने के लिए एक यूनिट सेल में माय डियर, एक यूनिट सेल में किसी भी एटम की पोजीशन बताने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को यूज करेंगे। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी, क्लियर है। और उस डायरेक्शन को बताने के लिए अपन शो करते हैं मिलर इंडिसेस ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। मान लीजिए आप कहीं भी इस रूम में हैं, ध्यान से देखिएगा, आप इस रूम में हैं, मेरी पोजीशन ये है, क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक तो ओरिजिन मानना पड़ेगा कि किस ओरिजिन से आप देखना चाहते हो। सबसे पहले तो बात ये, आपको ओरिजिन मानना पड़ेगा। सेकंड, आपको यहां पे एक्सिस डिफाइन करनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और फिर आप बता पाओगे ये सर जो यहाँ पे खड़े हैं उनका पोजीशन क्या है। आप कहेंगे सर अगर इसे ओरिजिन मान लो तो एक्स में मान लीजिए आप 3 चलेंगे और वाई में 4 चलेंगे, तो आपका सर के पास पहुंच जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमें एटम का पोजीशन, या मैं कहूं एटम की डायरेक्शन बताने के लिए कि भैया यहां से यहां जो है वो एटम का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को शो करने के लिए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। अब बाहर भी चले जाएं और बोल दें कि ये डायरेक्शन है, एक्स में 3 और वाई में 4, और उनको अगर पता है कि एक्सिस आपने कहां मानी है, दे कैन आइडेंटिफाई कि हाँ पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन क्या है।
इसी तरह यूनिट सेल में एटम्स की पोजीशन बताने के लिए या एटम्स की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं मिलर इंडिसेस ऑफ क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शन। अब ये कैसे निकालते हैं हम उसकी बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो माय डियर, जैसे मान लो ये आपका यूनिट सेल है, बिल्कुल प्यार से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपका यूनिट सेल है जिसमें बनाने की कोशिश करता हूं। जस्ट मान लो मैं सिंपल क्यूबिक बना रहा हूं। अगर सिंपल क्यूब बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स आर देयर। ये मैंने बनाया सिंपल क्यूबिक। दूसरा मैं क्या करता हूं, यहां पे आपने कहा सर किसी भी एटम का पोजीशन फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं हमें एक एटम को ओरिजिन मानना पड़ेगा। मान लीजिए इसको अपन मानते हैं ओरिजिन, इसको अपन मानते हैं हमारे पास ओरिजिन। अगर मैं यहां पे एटम्स का नाम लिख दूं आपके सामने तो ये 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज 8 एटम्स आर देयर। नाउ यहां पे अगर हम बात करें, ये हमने ओरिजिन मान लिया, एक नंबर एटम को हमने ओरिजिन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस रूम में बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे और समझ सकते हैं देयर बेसिकली 8 एटम्स आर देयर। किसी एक कॉर्नर में बैठ जाइए, किसी एक कॉर्नर में समझ लीजिए हम वहां बैठे हैं, उसे हम ओरिजिन मान लेंगे। क्लियर, कोई समस्या नहीं यहां तक। नाउ अगर मैं कहूं इस डायरेक्शन को, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है माय डियर, और ये आपकी जेड डायरेक्शन है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डायरेक्शन है, किसी भी बुक उठा के देखोगे तो आपको यही डायरेक्शन आपको मिलने वाली है। नाउ समझना इस कॉन्सेप्ट को। अब हम पहले बात करेंगे इनके पॉइंट कोऑर्डिनेट का, हम पहले बात करेंगे इनके पॉइंट कोऑर्डिनेट का, फिर हम बात करेंगे इनके मिलर इंडिसेस का। या मैं कहूं मिलर इंडिसेस फाइंड करने का पहला जो रूल है वो है आप पहले फाइंड करो इनके पॉइंट कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, एक एटम से दूसरे एटम के बीच का डिस्टेंस अपन 1 मान के चलेंगे। क्या बोला, एक एटम से दूसरे एटम का डिस्टेंस हम 1 मान के चलेंगे। या तो यहां से यहां ले लो, 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 कोई दिक्कत नहीं यहां तक, क्योंकि हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। यहां पे यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो एक एटम से दूसरे एटम का जो डिस्टेंस है हम 1 मान के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। नाउ बात करेंगे अब, यहां मैं लिख रहा हूं माय डियर, यहां मैं लिख रहा हूं बेसिकली योर पॉइंट्स। क्लियर, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स वाई और जेड, सिंपल एक्स वाई और जेड। पॉइंट्स का मतलब क्या है माय डियर, मुझे डायरेक्शन बतानी है, मुझे डायरेक्शन बतानी है। कैसे, अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की ओरिजिन से, मतलब हम बात करेंगे ओरिजिन से, क्लियर, ओरिजिन से मुझे 1 तक चलना है तो मुझे x में 0, y में 0, z में 0, ये तो बिल्कुल बेसिकली बात है, कोई दिक्कत है नहीं। नाउ माय डियर, अगर मुझे 2 तक पहुंचना है, ओरिजिन से 2 तक पहुंचना है, मतलब अगर मैं डायरेक्शन आपसे बनाऊं ओरिजिन से लेके 2 तक पहुंचना है तो मुझे बताएं कितना चलना पड़ेगा x में, कितना चलना पड़ेगा y में और कितना चलना पड़ेगा z में। सिंपली आप मान लीजिए आप 0 पे बैठे हैं, मतलब ओरिजिन में बैठे हैं, आपको यहां पे चलना है, 2 पे चलना है तो कितना चलेंगे बताएं तेजस, कितना चलेंगे? अगर मुझे ओरिजिन से 2 तक पहुंचना है तो कितना चलेंगे और किस डायरेक्शन में कितना चलेंगे आप मुझे बताएं एवरीवन। वेरी सिंपल, जवाब दीजिए। हाँ वाई में चलेंगे, बिल्कुल सही। अरे यहां पे समझ रहे हैं, देखो इसको ओरिजिन मत मानो रोशन, ओरिजिन इसको मानो भूषण, देखो ओरिजिन इसे मानिए, यहां से सिंपली हमें वाई डायरेक्शन चलना है ना, इस पर्टिकुलर ओरिजिन से आपको 2 तक पहुंचना है, ओरिजिन से आपको 2 तक पहुंचना है हमारे। तो बेसिकली आप वाई में 1 चलेंगे,
आप y में 1 चलेंगे सिंपली, बाकी x में चलने की जरूरत नहीं है और z में चलने की जरूरत नहीं है। देखो ना, कूदना नहीं है, सिंपली आपको ओरिजिन से 2 तक पहुंचना है। आप मान लीजिए ना, अपना एक ओरिजिन रूम में मान लीजिए एक कोने को, वहां से एक कोने से दूसरे कोने पहुंचना है, तो क्या करेंगे, सिंपल y में चलेंगे। आपने ओरिजिन इसे माना है माय डियर, क्लियर। ये हो गया आपका 2, मतलब ओरिजिन से 2 तक पहुंचना है। मैं कहूं अगर आपको ओरिजिन से 4 तक पहुंचना है, पहले हम 4 की बात करते हैं। ओरिजिन से, बताएं भूषण, अगर मुझे ओरिजिन से 4 तक पहुंचना है तो किस डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? भूषण बताएं, अगर मुझे ओरिजिन से 4 तक पहुंचना है, ओरिजिन से 4 तक, तो कितना कहां चलना पड़ेगा? जस्ट मैं अगर डायरेक्शन बनाऊं इसकी, तो कुछ ऐसा, जहां पे आपका इसका टेल है वहां ओरिजिन मानेंगे, और जहां आपके इसका, जहां पे एरो है वहां पे हम क्या मानेंगे माय डियर? वहां पे हम मानेंगे इसका जहां पे वो जा रहा है। बिल्कुल सही, एक्स में 1, वेरी गुड, एक्स में 1, वाई में 0 और जेड में 0। नाउ बताएं, मुझे 3 तक पहुंचना है, 3 तक, 3। अब बताएं, अगर मुझे 3 तक पहुंचना है तो कूदना नहीं है, कूदना नहीं है। अब मुझे बताएं 3 तक पहुंचना है तो मुझे कैसा चलना पड़ेगा? एक्स में कितना और वाई में कितना? आप अपने रूम में जूम कर सकते हैं, जिस कॉर्नर पे आप बैठे हैं वहां से 3 तक चलना है माय डियर, 3 तक चलना है, तो कैसे चलेंगे बताएं? बस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। 1 1 0, एक्स में 1 चलेंगे, क्लियर। y में वापस 1 चलेंगे, ऐसे कूदना नहीं है, ठीक है। x में 1 चला, y में 1 चला, x में 1, x में 1, y में 1, ओहो, x में 1, y में 1, z में चलने की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम 3 तक, सॉरी यहां पे कहां लिख दिया मैंने, जस्ट वेट, 3 में लिखना है मुझे, x में 1, y में 1, z में 0, x में 1, y में 1 एंड z में 0 माय डियर। नाउ क्लियर ना? क्लियर। अब मुझे बताएंगे, अगर मुझे 5 तक पहुंचना है, 5 मतलब क्या, यहां से लेके सिंपल सा मुझे ऊपर पहुंचना है, ओरिजिन से 5 तक। देखो इसकी टेल कहां है? ओरिजिन पे, जिस जहां पे टेल होगी उसे हम ओरिजिन मानेंगे, और जहां पे इसका एरो होगा, जहां पे इसका एरो होगा वहां तक हमें पहुंचना है। तो मुझे बताओ ओरिजिन से 5 तक पहुंचने में कितना लगेगा, कहां चलना पड़ेगा? ओरिजिन से 5, ये लिखा है मैंने, ओरिजिन से 5, डायरेक्शन में नहीं है, डायरेक्शन देखो, ओरिजिन से 5, ये रहा 0 0 1, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। तो यहां से आ गया आपका x में 0, y में 0 और z में ओनली, सिंपल चढ़ जाओ ऐसे, बिल्कुल ओरिजिन में बैठे हो, ऊपर चढ़ना ही तो है, और क्या करना है। नाउ अब बात करेंगे 6 नंबर का, हम 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर बताएं, बिल्कुल सही सुहास, 6 में चलने पे कहां चलना पड़ेगा एवरीवन बताएं? अगर हम 6 पे चलेंगे तो कहां चलना पड़ेगा? 6 की बात करेंगे, 6 7 8, ये एक्स वाई जेड, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि वहां पे आपको विजिबल नहीं होगा बोर्ड, मैं यहां लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। यस, वेरी गुड, 0 1 में देखो 6 तक पहुंचना है, तो मेरी डायरेक्शन क्या रहेगी? कुछ ऐसी, यहां से लेके यहां तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स, एक्स में जरूरत नहीं है, वाई में 1, जेड में 1, 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 यहां चलने की हमें जरूरत नहीं है। फटाफट 7 बताएं एवरीवन, 7 बताएं माय डियर, 7 बताएं, 7 में कहां तक चलेंगे, कैसे कैसे चलेंगे? 7 क्या है? आपके बॉडी का डायगोनल है। ओरिजिन 7 क्या है? आपके बॉडी का डायगोनल, आपके रूम का डायगोनल है माय डियर। वेरी गुड, 1 1 1 1 1 1। देखो कैसे किया होगा आपने, ऐसे ही किया होगा सर, एक्स में 1 चलो, वाई में 1 चलो और जेड में 1 चलो,
तो आपका 7 तक पहुंच जाएंगे। फटाफट 8 का बताइए, फटाफट 8 का बताइए माय डियर, 8 का बताइए। 101, वेरी गुड, 101। कैसे सर? एक्स में चलो आप 1, वाई में चलो, सॉरी एक्स में चलो 1, जेड में चलो 1, वाई में चलने की जरूरत नहीं है। अरे सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप यहां तक कोई समस्या आपको आने वाली है नहीं। ये हो गया आपका पहला स्टेप, मिलर इंडिसेस फाइंड करने का पहला स्टेप हो गया। पहले निकालेंगे अपन पॉइंट कोऑर्डिनेट। क्लियर ना? अगर मैं इसे बीसीसी बनाऊं माय डियर, अगर मैं इसे बीसीसी बनाऊं तो क्या बनेगा? बीच में एक एटम डाल दूं तो बन जाएगा आपका बीसीसी। अगर इसे मैं बीसीसी बनाऊं, बीच में एक एटम डाल दूं, बीसीसी का एटम कहां होता है ये आपको पता है। अगर इस एटम को मैं ए नाम दूं तो मुझे बताएं ए एटम का पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना होगा। ये बीसीसी वाला एटम कहां है ये आपको पता है। जो बीसीसी वाला एटम है ये पता है कहां है, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है। तो मुझे बताएं ओरिजिन से यहां तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से इस बीसीसी वाले एटम तक पहुंचने के लिए माय डियर क्या करेंगे बताएं एक बार। ओरिजिन से बीसीसी वाले एटम तक पहुंचने के लिए आप क्या करने वाले हैं एवरीवन बताएं। कितना चलेंगे एक्स वाई जेड में? ध्यान रखिएगा जो ब्लू वाला एटम है वो आपके बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, फैन के नीचे है आपका एटम। कहां कितना चलेंगे? ए माना है मैंने इस बीसीसी वाले एटम को। बताओ भूषण, बताओ सुहास। बिल्कुल बीच में है ये, बॉडी के बिल्कुल बीच में है माय डियर। गैस कर सकते हैं तो गैस कीजिए एक बार। तेजस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप ऐसे समझ सकते हो, आपने एक ओरिजिन मान लिया जहां पे आपने अब इस रूम में बैठे हो, इस ओरिजिन मान लो, और मान लो आपकी जो फैन है जो सेंटर में लगा है उसके नीचे तक पहुंचना है आपको। तो कैसे पहुंचेंगे? ओरिजिन से एक्स में आधा, हाफ, वाई में भी हाफ, पूरा नहीं चलना है, और जेड में हाफ। शर्माया बोलो, एक्स में हाफ चलो, वाई में हाफ चलो, पूरा नहीं चलना है। पूरा चलोगे तो यहां एक कोना से दूसरे कोना पहुंच जाओगे, पूरा नहीं चलना है। एक्स में हाफ चलो, वाई में हाफ चलो, और जेड में भी हाफ चलो, आप यहां तक पहुंच जाएंगे। एवरीवन पता है क्लियर है कि नहीं? हाफ, 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 बोलो समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ए वाला आइटम तक पहुंचने के लिए, ए वाला आइटम कौन सा है? बीसीसी वाला आइटम है, ये इसके बीच वाला आइटम है माय डियर, है ना? जो बेसिकली क्या है आपके फैन के नीचे है, फैन के नीचे है माय डियर, उसे कहेंगे अपन बीसीसी वाला आइटम। और इसको इस तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे अपन? हाफ हाफ हाफ। ये हुआ आपका पहला स्टेप। क्या करेंगे? पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे ना। सेकंड स्टेप आता है माय डियर आपका रिडक्शन। क्या आता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब सिंपल सा यह है माय डियर, रिडक्शन की बात करें, जैसे अगर मैं एक उठाता हूं, जैसे मान लीजिए मैं 3 पॉइंट उठाता हूं और एक आपका ए पॉइंट उठाता हूं, ए पॉइंट मतलब ए तक पहुंचने के लिए। रिडक्शन का मतलब क्या है? इन जो इंटीजर्स लिखे हैं इन्हें आपको सिंपलेस्ट इंटीजर में बनाना है, सिंपल सा। जैसे अगर मैं 3 पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे एक्स वाई जेड 110 है, क्लियर? तो ये तो ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो रिडक्शन क्या होगा इसका? 110। यही अगर मैं ए वाले एटम की बात करूं, 1/2 1/2 1/2, इन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए, इन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को सिंपलेस्ट इंटीजर बनाने के लिए माय डियर 1/2 1/2 1/2, इन तीनों को ही हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम तीनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिंपलेस्ट इंटीजर प्राप्त कर लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1 1 1। बेसिकली हमें आधे ये 1/2 1 चाहिए, हमें रिडक्शन करके इसे सिंपलेस्ट इंटीजर में फाइंड करना है।
सिंपलेस्ट इंटीजर देखना है। क्लियर हुआ? 1 1 1 ये हुआ सेकंड स्टेप। बाकी किसी में जरूरत नहीं एडिशन का। 0 0 0 रहेगा, 0 1 0 रहेगा, 1 1 0 रहेगा, 1 0 0 रहेगा, 0 0 1 रहेगा माय डियर, और 0 1 1 1 1 1 0 1। हाँ बस ये दिखाई दे रहे हैं 1/2 1/2 1/2। उसको आपको सिंपलेस्ट इंटीजर बनाने की जरूरत है, इसे बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन। क्लियर? 2 हो गए। देन लास्ट है आपका इन क्लोजिंग। देन सेकंड स्टेप ये हो गया। देन लास्ट है माय डियर आपका इन क्लोजिंग। आई थिंक दिखाई दे रहा है ना, इन क्लोजिंग। लास्ट स्टेप जो है जिसमें यहां लिखता हूं इन क्लोजिंग। देखो इन क्लोजिंग में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे, क्रिप्टोग्राफिक डायरेक्शन की बात करोगे, तो सिंपली हमें बड़े ब्रैकेट में, किसमें? बड़े ब्रैकेट में, बिगर ब्रैकेट में इन्हें लिखना है 0 0 0। ध्यान रखिएगा कॉमा मत लगाइएगा, कॉमा नहीं लगाना है। क्लियर? और इसे भी लिख देंगे ऐसे 0 1 0 1 1 0। डोंट पुट कोमा ओवर हियर, कोमा नहीं लगाना है। 1 0 0 0 0 1। यहां पे बात करेंगे तो 0 1 1। 7 की बात करेंगे तो 1 1 1। 8 की बात करेंगे 1 0 1। और यहाँ पे ए की बात करेंगे तो 1 1 1। ये है आपके मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। पहला स्टेप माय डियर, फर्स्ट स्टेप बेसिकली व्हाट? पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना। सेकंड स्टेप बोले तो रिडक्शन करना। थर्ड स्टेप बोले तो आपका इंक्लोजिंग करना, इनको क्लोज करना इन बड़े ब्रैकेट, इन बिगर ब्रैकेट। क्लियर है यहां तक? ये हो गए आपके मिलर इंडिसेस, इन्हें बोलते हैं अपन। तो फायदा क्या है इसका? अगर आपने किसी को बोल दिया कि मेरा जो डायरेक्शन है वो 1 1 0 है, तो आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी किसी को बोल दोगे तो समझ आएगा 1 1 0 किस एटम की डायरेक्शन की बात कर रहा है। क्योंकि ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि x यही होगा, y यही होगा, z यही होगा। तो एवरीवन कैन जज कि भैया 3 वाले एटम किस एटम की बात कर रहा है, किस डायरेक्शन की बात कर रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिलर इंडिसेस। नोट कीजिए इसे, इन्हें बोलेंगे अपन मिलर इंडिसेस। क्लियर हुआ? आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे। क्लियर एवरीवन? यस, बहुत बढ़िया, डन कर लिया सबने, लिख लिया ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं माय डियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका मिलर इंडिसेस। क्या हो गया आपका? मिलर इंडिसेस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक डायरेक्शन। और कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कैसे अपन मिलर इंडिसेस फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि आपको इसका मिलर इंडिसेस फाइंड करना है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बताइएगा मुझे। सिंपल क्यूबिक 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? 1 2 3 5 6 7 8। एक्सिस डिफाइन करता हूं, वाई एक्सिस, एक्स, और ये जेड। मुझे बताएंगे कि मैं अगर आपसे पूछूं ये डायरेक्शन, मान लो ये ओ है, ओरिजिन ये है, और एफ ये है, एफ, तो मुझे ओ से एफ डायरेक्शन का मिलर इंडिसेस बताएं। ओ से एफ का मुझे मिलर इंडिसेस बताएं। यहां से यहां तक पहुंचूंगा, ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है, जहां पे आपकी जो टेल है
वो अपन ओरिजिन मानेंगे, और जहां आपके इसका एरो है वहां अपन ये चीज मानेंगे। तो मुझे बताएं कि क्या होगा इसका मिलर इंडिसेस। अच्छे से करके बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर रिडक्शन करेंगे, फिर इंक्लोजिंग करेंगे। भूषण आराम से करो, भूषण थोड़ा सा आराम से कीजिए और अच्छे से बताएं। ये आधा पे पहुंचा है, ये आधे पे पहुंचा है, पूरा नहीं चला है वाई में। पूरा चलता तो यहां पहुंचता, तो वाई में हाफ चला है माय डियर, इस बात का ध्यान रखना है। अब बताएं अच्छे से, सुहास, भूषण, तेजस, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उड़ना नहीं है, पहले पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर रिडक्शन करेंगे, फिर इंक्लोजिंग करेंगे, और बताएं कितना आंसर आ रहा है। बताएं सुहास, आपका आंसर नहीं आया है, फटाफट मुझे आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा इसका। यस, भूषण, तेजस, है कि चले गए। एवरीवन, मैं लिखता हूं पहले यहाँ पे पॉइंट कोऑर्डिनेट। इसमें कहां दिक्कत आ रही है, सबसे पहला स्टेप पॉइंट कोऑर्डिनेट, जो पहला स्टेप होता है माय डियर, एक्स वाई जेड। तो बोलो एक्स में कितना चलूं ओ से एफ तक पहुंचने के लिए, एक्स में 1 बोलो, और वाई में हाफ। सिंपल सी बात है यार, इसमें कहां दिक्कत आ गई माय डियर। एक्स में 1 चलेंगे, एक्स में 1, वाई में हाफ, वाई में हाफ, जेड में चलने की जरूरत नहीं है। अब बताओ इसका मिलर इंडिसेस क्या आएगा। अब बताओ, ये हुआ फर्स्ट स्टेप पॉइंट कोऑर्डिनेट का। अब बताओ रिडक्शन करेंगे और फिर इंक्लोजिंग करेंगे, बताइए क्या आएगा इसका मिलर इंडिसेस। बताएं कितना आएगा। देखो माय डियर, अब तो बहुत सिंपल है, रिडक्शन करेंगे, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 0 आएगा, इंक्लोज करो, 2 1 0। ये हो गया इसका मिलर इंडिसेस, ये हो गया इसका माय डियर, बिल्कुल सही क्वेश्चन, बिल्कुल सही, मिलर इंडिसेस। बहुत बढ़िया। नाउ सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, आपको खुद को करना है, क्लियर, ध्यान दीजिए। ये समझ में आया ना, ये क्लियर हुआ। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सबके आंसर आएंगे, टेंशन मत लो, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं, सिमिलरली 1 2 ओके 3 4 5 6 7 8, ये 8 है आपके पास। नाउ अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं, मान लीजिए ऐसा डायरेक्शन, ये वाला, जहां आपकी टेल है वहां पे आपको ओरिजिन मानना है, इस बात का ध्यान रखना है मारिए, सॉरी, इस बात का ध्यान रखना है, जहां पे आपकी टेल है वहां पे आपको ओरिजिन मानना है। अब मुझे बताओ इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा। बेसिकली व्हाट योर एक्स, जो डायरेक्शन मैंने बनाई है उसका बताएं मिलर इंडिसेस क्या होगा।
देखिए माय डियर, ध्यान सुनेंगे इस कॉन्सेप्ट को भैया। ये बात तो तय है सर, ये बात तो तय है कि जहां पे टेल है, देखो माय डियर, जहां पे टेल है हमें उसे ओरिजिन मानना है। मतलब अब हमारा ओरिजिन यहां ना होके यहां हो गया है, क्लियर है कि नहीं? देखो बाकी सब एग्जांपल्स में, बाकी सभी एग्जांपल्स में माय डियर हमने इस पर्टिकुलर यहां से हमने सभी एरो निकाले थे, टेल से मेरा यहां पे था तो हमने ओरिजिन इसे माना था। लेकिन इन दैट एग्जांपल माय डियर ध्यान से देखिए, मैंने यहां से टेल निकाला है, मतलब मैं ओरिजिन इसे मानूंगा। अगर मैंने ओरिजिन इसे माना तो मेरे पास क्या होगा, ये वाई डैश हो गया, ये आपका z डैश हो गया, और दिस डायरेक्शन बेसिकली व्हाट योर x डैश। जस्ट मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया है। अब देखते हैं पॉइंट x y z, ध्यान से देखिए। अब तो सर अब मेरे पास अगर ओरिजिन ये है, ओरिजिन मेरे पास अगर ये है, ये ओरिजिन बन गया है, तो मैं कह सकता हूं इधर जाऊंगा तो प्लस वाई, इधर माइनस वाई, इधर प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स, इधर प्लस जेड, इधर माइनस जेड, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ना, तो मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है तो मुझे सबसे पहले x में 1 चलना पड़ेगा, क्लियर? तो x में 1 चल गए, y में 1 चलना पड़ेगा। 1 कैसा? माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 तो इस तरफ है। बोलो अगर मैं इसे ओरिजिन मान लेता हूं तो मेरे y में पॉजिटिव तो इस तरफ है ना, और नेगेटिव इस तरफ होगा। x की बात करता हूं तो पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ होगा। z की बात करता हूं तो पॉजिटिव z इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ होगा माय डियर, क्लियर? तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब ये है x में चल रहा हूं मैं 1। देखो मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, ध्यान से देखिएगा माय डियर, यहां से यहां तक पहुंचना है। x में 1 चला, y में -1 चलूंगा, ये पूरा -1 है, तो x में 1 चला, y में -1 चला, z में चलने की आपको जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यहां पे आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जहां पे आपकी टेल है वहीं आपका ओरिजिन होगा माय डियर। बोलो कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? हाँ ध्यान रखिएगा दोनों। नाउ ये हो गया पॉइंट कोऑर्डिनेट। अब मैं बात करूं प्रोडक्शन का, तो 1 -1 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम यहाँ पे इनक्लोजिंग की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे इनक्लोजिंग की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इनक्लोजिंग की बात करते हैं, तो जहां आपने -1 लगाया है वहां पे आप क्या लगाएंगे, 1 बार लगाएंगे। जस्ट ये बार शो कर रहा है माइनस को, और कुछ नहीं। माइनस ना लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर बार लगाएंगे, शो कर रहा है कि ये क्या है, -1 है, और कुछ भी नहीं। जहां -1 आ जाए तो वहां पे आप क्या लगा दोगे माय डियर, बार लगा दोगे। ये हो गया आपका मिलर इंडिसेस 1 1 बार 0, 1 1 बार 0। आई होप यहां तक आपको समस्या नहीं आने वाली है ना? जस्ट कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट चलेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। नोट करो इसे। डन? चलिए बहुत खूब, ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल में देता हूं और देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जस्ट सिमिलर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जस्ट ध्यान दीजिए। मान लीजिए यही आपका यूनिट सेल है, क्लियर? और सिमिलरली माय डियर ये यूनिट सेल है, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर?
नाउ अगर मैं यहां पे आपको कुछ ऐसा डायरेक्शन दूं, इसका बताइए माय डियर, ये बिल्कुल आधा है, मतलब ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ये बेसिकली कितना है, a/2 है, ये आधा है, a/2 है, तो मुझे इसका मिलर इंडिसेस बताएं। समझ आया ना, ये यहां से इसके हाफ तक पहुंच रहा है, पहले वाले एग्जांपल में यहां तक पहुंच रहा था, अब ये इसके हाफ तक पहुंच रहा है, ये बता रहा है कि ये हाफ है, तो मुझे इसका मिलर इंडिसेस बताएं। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ध्यान से करेंगे और बताएं इसका मिलर इंडिसेस कितना होगा। यस सुहास, भूषण, तेजस, ट्राई कीजिए। बहुत सिमिलर एग्जांपल है, जो पहले दिया था उसके एग्जांपल, फर्क इतना ही है, जहां में यहां 1 चल रहा था, वाई में 1 चलना है, एक्स में आपको इधर हाफ चलना है, ठीक है कि नहीं, बताएं। बताएं कितना आएगा इसका मिलर इंडिसेस। हाँ कुछ लिखा है 2 बार 1 0, थोड़ा सा गलती कर दिया भूषण, थोड़ा सा देखो, एक्स में हाफ चलना है भूषण, एक्स में हाफ चलोगे, एक्स में हाफ, आप से थोड़ी सी गलती कर रहे हो, वापस देखो, वापस देखें माय डियर भूषण, वापस देखें, बहुत मंजिल तक पहुंच चुके हैं आप, थोड़ा सा वापस दिमाग लगाएं, एक्स में देखो हाफ चलना है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो एक्स में हाफ चलेंगे, वाई में 1 चलेंगे, वो भी माइनस वाला, 1 2 बार 0, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए माय डियर, ये बात तो तय रही कि यहां पे आपका टेल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं ओरिजिन मानूंगा, अगर इसको मैं ओरिजिन मान लिया तो मेरे पास क्या हो गया माय डियर, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब देखें, मुझे यहां तक पहुंचना है माय डियर, मुझे यहां तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है, एक्स में हाफ चलना पड़ेगा, अगर पूरा चल लोगे यहां तक पहुंच जाओगे, एक्स में हाफ चलना पड़ेगा, वाई में 1 पूरा यहां से लेके यहां तक माय डियर, तो यहां से एक्स में हाफ चलना पड़ेगा, वाई में पूरा 1, वो भी माइनस का, क्योंकि तो यहां ओरिजिन मान रहे हो तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव चलना पड़ेगा, ये 0, ये हो गया पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट। अब आता है रिडक्शन, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -2 एंड 0, 1 -2 एंड 0। नाउ अगर मैं यहां पे इन क्लोजिंग कर दूं, इन क्लोजिंग तो क्या आएगा, 1 2 बार एंड 0, 1 2 बार एंड 0, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1 2 बार, ये क्या है आपकी मिलर इंडिसेस है, इसे बोलते हैं अपन मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन, मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हुआ सुहास, क्लियर हुआ कि नहीं, सुहास क्लियर, तेजस अगर आप बैठे हैं यहाँ पे तो बताएं। यस बिल्कुल सही, तो नोट कर लिया है अगर आपने इसको, तो मैं 2 लाइन दिखाता हूं उसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। द क्रिस्टल डायरेक्शन, द क्रिस्टल डायरेक्शंस
directions in a cell are represented by writing Miller indices, in a square bracket U V W without any comma, कोई कोमा नहीं लगाना है, विदाउट एनी कोमा, until any one of index is of 2 digit. जब तक कोई 2 डिजिट का नहीं हो तब तक आपको कोमा नहीं लगाना है। मतलब इसका मतलब क्या है माय डियर? इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर मैं यहां पे लिखता हूं a/10, अगर मैं यहां पे लिखता a/10 तो आपका मिलियंस क्या होता भाई? x में चलेंगे a/10 1/10, यहां मैं a/2 की जगह a/10 लिखता, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आप क्या लिखते हैं? अगर मैं यहां पे लिखता a/10 तो आप यहां लिखते माय डियर जस्ट 1/10, x में 1/10, y में -1 and 0। अगर मैं यहाँ पे a/10 लिखता, इसे लिखते, अब 10 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आता 1, यहाँ आता -10 और 0। अब यहाँ पे अगर आपके 2 डिजिट आ गई है तो आप जब मिलर इंडिसेस लिखेंगे तो आप कोमा लगा सकते हैं, माय डियर। ठीक है, जब तक 2 डिजिट ना आ जाए तब तक कोमा नहीं लगाएंगे, जब 2 डिजिट आ जाए तब आप आराम से कोमा लगा सकते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस आपको 2 डिजिट का एग्जांपल्स नहीं मिलने वाला, सिंपली आपको 1 डिजिट का ही पूछेंगे। क्लियर? हाँ, कभी अगर ऐसा एग्जांपल आ जाए इसको a/10 ले ले तो हाँ आप कह सकते हो सर यहां पे कॉमा लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है इसका मतलब वही है। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस, कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, ऑफ 2 डिजिट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, द नेगेटिव इंटरसेप्ट, is always represented by a bar above the respective Miller index। ये आपको पता है, अगर नेगेटिव आ गया तो आपको कहां लगाना है माय डियर? बार लगाना है, तो आपको बार लगाना है। आई होप यहां तक आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। क्लियर? नाउ माय डियर एक बात और, यहां पे अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर ओरिजिन को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे मैंने यहां से यहां शिफ्ट किया, जैसे मान लो माय डियर मैं उस ऐसा कहता हूं कि मान लीजिए आपकी यूनिट सेल ये है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मान लो मैं कुछ आपको ऐसा कहूं कि यहां पे एटम है बट डायरेक्शन को नहीं बदलना है, ध्यान देखिएगा, डायरेक्शन को कभी भी नहीं बदलना है। कुछ ऐसा आपका यूनिट सेल है, ठीक है, दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं कहूं कि मुझे इसका मिलर इंडिसेस बताओ, ये जो दिखा रखा है आपको, मुझे इसका मिलर इंडिसेस बताएंगे, तो क्या आएगा बताएं जरा मुझे एक बार।
और डायरेक्शन की बात करें तो आप समझ सकते हो सर, ये डायरेक्शन y है, ये z है और ये x है। बताइए इसका मेलर इंडिसेस क्या होगा? जहां पे टेल है वहां पे आपको अपना ओरिजिन शिफ्ट करना है, सिंपल सी बात। बताओ क्या होगा जो मैंने आपको डायरेक्शन दिखाया है यहां से यहां पे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो कैसे बताया भूषण ने, भूषण ने सोचा कि सर जहां पे टेल है वहां पे इसका ओरिजिन दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यहां पे इसका ओरिजिन है तो कहीं ना कहीं ये होगा आपका एक्स डायरेक्शन इस तरफ, ये होगा वाई और ये होगा आपका जेड। तो यहां पे एक्स में कहां चले हो? अगर प्लस में 1 चलोगे तो इधर चलोगे, माइनस में उधर चलोगे। तो सिंपल सी बात है माय डियर, आप समझ सकते हो एक्स में आप कितना चल रहे हो? -1 0 0, मतलब 1 बार 0 0। वेरी गुड। सिमिलरली माय डियर, सिमिलरली वेरी गुड सुहास, वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, ये वाला, अगर ये बोलूं इसका भी सेम ही होगा, इसका भी सेम ही होगा, है कि नहीं? इसका भी सेम होगा माय डियर और इसका भी सेम होगा, सबका ही सेम होगा ना। इसका मतलब क्या है, आप पैरेलल डायरेक्शन की बात करेंगे, आप अगर पैरेलल डायरेक्शन की बात करेंगे तो उनका जो मिलर इंडिसेस है वो क्या होगा? सेम होगा। आप ओरिजिन को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, यू कैन शिफ्ट योर ओरिजिन एनीवेयर, बट आपके जो डायरेक्शंस है y x और z, ये क्या रहेंगे माय डियर? आपका हमेशा सेम रहेंगे। और पैरेलल देख रहे हैं, ये चारों क्या आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल डायरेक्शन है, तो ऑलवेज ध्यान रखना पैरेलल डायरेक्शंस का मिलर इंडिसेस भी क्या होता है? सेम होता है। बस ये दिखा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आपकी आई कैन से एटम है। तो बिकॉज ऑफ दे ऑल आर पैरेलल डायरेक्शंस, सबका मिलर इंडिसेस क्या होगा माय डियर फ्रेंड? सेम होगा, 1 बार 0 0। क्लियर? तो ऑल पैरेलल डायरेक्शन, यहां पे एक लाइन लिख दूं, ऑल पैरेलल डायरेक्शंस have same Miller indices. Clear? All parallel direction have same Miller indices. Clear? यहां तक क्लियर है ना? चलिए, तो उसका अलग होगा, तो उसका अलग होगा माय डियर, बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल सही है आपकी बात। भाई डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये बात तो तय है कि आपका इंडिसेस बदलना है, क्योंकि अपन बता ही रहे हैं मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है तो उसका बेशक डिफरेंट होगा, बिल्कुल सही है आपकी बात। क्लियर? चलिए, सो यहां तक हमने पढ़ा है मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस। कल हम पढ़ेंगे मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन्स, कि प्लेन्स के मिलर इंडिसेस कैसे हम फाइंड करते हैं, और फिर हम कल पढ़ने वाले हैं व्हाट इज योर लीनियर डेंसिटी एंड व्हाट इज योर प्लेनर डेंसिटी। क्लियर? आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। बोलो समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? भूषण, सुहास, कोई समस्या तो नहीं? यहां तक समझ में आ रहा है? जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है ना? डाइजेस्ट कर पा रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे, क्रिस्टोग्राफिक प्लेन शुरू करेंगे कल। क्लियर? हमने यहां तक पढ़ा क्रिस्टो डायरेक्शन, मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन कंप्लीट किया। कल हम पढ़ेंगे मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन्स, उसमें मजा आने वाला है। और फिर हम शुरू करने वाले हैं आपके डिफेक्ट्स के, कौन कौन से डिफेक्ट्स आपको मेटल साइंस में देखने को मिलते हैं, या मैं कहूं कौन कौन से डिफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है इन बेसिकली व्हाट योर मटेरियल्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बहुत ही अच्छे समझेंगे तो बिल्कुल रेगुलर रहिएगा क्लास में, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए और आप डाउट भी क्लियर कर सको। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल इसी जगह इसी टाइम। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।